नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। अगर आज टेक्नोलॉजी विज्ञान तो इतना आगे बढ़ गया है जिसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप क्रांति कर सकते हैं, लेकिन अभी आप आदि युग में जा रहे हैं। आपका दिमाग शैतानी दिमाग कर दिया गया है सोशल मीडिया ने, ये राजकारणियों ने, ये धर्म गुरुओं ने, जो समाज को आगे आने के लिए क्या करना चाहिए, मदद करने के लिए गरीबों, मजबूर लोगों के लिए, बेरोजगार लोगों के लिए क्या करना चाहिए और महंगाई रोकने के लिए क्या करना चाहिए, उसकी बजाय हम हमारा शैतानी मगज धर्म की आड़ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को बांटने का हम काम करते हैं। नाती जाति में हम समाज को बांट रहे हैं। तब उस जमाने में, उस राजाओं के ज़माने में इन लोगों ने पण जो काम, राजा राम मोहन राय जैसे कितने लोग, उसमें मैंने एक नाम पढ़ा जिसकी मैं बात करता हूँ, मैंने आर्टिकल्स पढ़ा कि स्तन को ढकने की जहद को छुपाया, कवर्ड द स्ट्रगल टू कवर द ब्रेस्ट। वो मैं बात करता हूँ टीपू सुल्तान। 20 नवंबर 1750, 4 मई 1799 मैसूर के राजा थे। कुछ लोग कहते हैं कि उनका जन्म दिसंबर 1751 में हुआ था। उनका मूल नाम शहाब बहादुर फतेह अली खान था। मैं इतिहास पढ़ने का बहुत उस ज़माने में भी शौकीन था, स्कूल में पढ़ता था तब भी। कॉलेज में मैंने वर्ल्ड रिलीजन्स पढ़ा, आर्ट्स जब करता था, साइंस ग्रेजुएट के बाद। और मैं ऐसे राजाओं के प्रति उसकी जो बहादुरी के लिए मुझे गौरव होता था। उसमें अगर मैं कहूँगा, टीपू सुल्तान का नाम कहूँगा तो लोग भड़क जाएंगे, क्योंकि आज भारत के लोगों में जो वैमनस्य पैदा किया गया है, तो और जो सोशल मीडिया द्वारा राजाओं को बदनाम करने की, अरे जाने दो, महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार को भी बदनाम करने की अब होड़ बद गई है। तब दूसरे की तो मैं बात कर क्या कर सकता हूँ। तो मैंने बात की टीपू सुल्तान की। अपनी वीरता के कारण वह कन्नड़ भाषा में टीपू, आप समझो कि टीपू का अर्थ किसी को मालूम नहीं है, सब पढ़ते हैं, लेकिन जो कन्नड़ भाषा के लोग हैं वो जानते हैं। बाकी भारत के हिंदी भाषी, गुजराती, बाकी भाषा के लोग टीपू का अर्थ नहीं समझते हैं। टीपू का अर्थ होता है बाघ, यानी टाइगर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। सोचिए, आज तक मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि कन्नड़ भाषा, कर्नाटक के लोग के अलावा, जो कन्नड़ भाषा नहीं जानते, इनके अलावा कोई भी भाषा के लोग ये टीपू का अर्थ बाघ होता है वो नहीं जानते हैं। शायद आप भी मेरा वीडियो देखने के, सुनने के बाद ही जानेंगे कि टीपू का अर्थ होता है बाघ, यानी टाइगर के नाम से वो प्रसिद्ध हो गए थे। टीपू ने एक फ्रांसीसी अधिकारी पिता हैदर अली से सैन्य प्रशिक्षण किया। दिसंबर 1782 में अपने पिता की मृत्यु के बाद टीपू ने मैसूर का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। तीसरी मैसूर मूर्ति की शुरुआत 1790 में हुई और टीपू ने फ्रांसीसी मदद पाने की कोशिश की, लेकिन ऐसे नहीं हुआ क्योंकि फ्रांस में क्रांति शुरू हो गई। इस मूर्ति के कारण टीपू को बहुत कुछ सहना पड़ा। 1792 ईस्वी सन में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसके अनुसार टीपू को अपना आधा क्षेत्र गंवाना पड़ा तथा उसे 3 करोड़ रुपये का युद्ध दंड देना पड़ा। और तीसरी मैसूर मूर्ति के बाद टीपू ने अपने आंतरिक प्रशासन में कई सुधार किए और व्यापार, उद्योग और कृषि को प्रोत्साहित किया और नौसेना को मजबूत किया। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ले के भारत में गवर्नर जनरल बनकर आने पर अंग्रेजों के साथ एक बार फिर
मनमुटाव शुरू हो गया। वेलेस्ली अपनी सहायक गठबंधन योजना में निज़ाम के अलावा टीपू को भी शामिल करना चाहता था, लेकिन टीपू ने इसे अस्वीकार कर दिया। टीपू ने काबुल, अरबस्तान, कॉन्स्टेंटिनोपल और मॉरिशस में अपने प्रतिनिधि भेजकर अंग्रेज़ों के खिलाफ मदद पाने की कोशिश की। ऐसी परिस्थिति में अंग्रेज़ों से युद्ध आवश्यक हो गया और चौथी मैसूर पूर्ति मई 1799 में हुई और अंग्रेजी सेना टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम तक पहुंच गई। इस छोटी लेकिन भीषण लड़ाई में टीपू की हार हुई और वह यह लड़ाई लड़ते लड़ते मर गया। उन्होंने कहा था कि 100 साल लोमड़ी की तरह जीने से बेहतर है कि एक दिन शेर की तरह जिया जाए। और टीपू के आधे क्षेत्र ब्रिटिश और निज़ाम के बीच विभाजित कर दिए गए और मैसूर की गद्दी वडियार शाही परिवार को वापस कर दी गई। अंग्रेज़ों ने टीपू को एक कट्टर और क्रूर राजा के रूप में प्रस्तुत किया है, लेकिन वास्तव में वह एक धार्मिक सहिष्णु राजा था। उन्होंने 1793 में श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य पर लिखे अपने पत्र में शंकराचार्य को जगत गुरु का संबोधित किया था। उन्होंने 1791 में मराठा आक्रमण के दौरान श्रृंगेरी मठ को हुए नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक मदद भी की थी। वे एक अकादमी थे। उनके पुस्तकालय में अमूल्य हस्तलिखित पुस्तकें शामिल थी। उन्होंने विज्ञान, चित्रकला, संगीत और वास्तुकला को बढ़ावा दिया। टीपू ने क्रांतिकारी कदम उठाए, इसलिए उन्हें याद किया जाता है। त्रावणकोर का क्षेत्र जीतने के बाद टीपू ने स्तन पर समाप्त कर दिया, जो लेकिन कपड़ा ढकने का, स्तन पर जो कपड़ा ढकते थे, कपड़ा ढकने का, लेकिन 1799 में युद्ध में टीपू की मृत्यु के बाद यह प्रथा फिर से शुरू हुई। स्तन कर के खिलाफ संघर्ष 50 वर्षों तक चला। देखो ये कैसा उस जमाने में लगाया हुआ कर था स्तन पर। अंततः 26 जुलाई 1859 को त्रावणकोर में ब्रिटिश शासन की स्थापना के बाद यह प्रथा समाप्त हो गई। उस समय त्रावणकोर महाराजा के शासन में निम्न वर्ग के पुरुष समानांतर कुलीन पुरुषों के सम्मान में अपने सिर पर पगड़ी या कपड़ा नहीं पहनने सकते थे। उसके अलावा महिलाएं अपनी छाती नहीं ढक सकती थी। उन्हें टॉपलेस रहना अनिवार्य था। नमूदरी ब्राह्मण और क्षत्रिय नायर में महिलाओं के शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने का नियम था। नमूदरी ब्राह्मण महिलाओं को घर में अपने स्तन खुले रखने पड़ते थे। जब वह घर से बाहर जाती थी तो वह अपने स्तन ढक सकती थी, लेकिन ऊपरी वस्त्र तो मंदिर में उतारे जा सकते थे। नायर महिलाओं को ब्राह्मण पुरुषों के खिलाफ अपने स्तन खुले रखने पड़ते थे। सबसे खराब स्थिति दलित महिलाओं की थी। उसे स्तन ढकने का कोई अधिकार नहीं था। इस तरह के अन्याय और अमानवीय प्रथा के विरुद्ध महिलाओं असंतुष्ट थी। क्योंकि दलित महिलाएं अछूत होती हैं, इसलिए संभ्रांत पुरुष लंबी लंबी डंडियों से चाकू बांधते हैं और यदि उसे ब्लाउज का कंचू की दिख जाए तो वे उसे चाकू से फाड़ देते हैं। उल्लंघन करने वालों को देना पड़ता था स्तन कर। वह टैक्स स्तन के आकार के अनुसार वसूला जाता था और महाराजा इस प्रथा के पक्षधर थे। जब महाराजे की सवारी निकली तो सड़क के दोनों ओर दलित अविवाहित महिलाओं पर फूल बरसाए गए। स्त्रियों स्तन ढकने लगीं, परंतु सुभ्रांत पुरुषों को यह पसंद नहीं आया। बीच सड़क पर खड़ी महिलाओं के उनके कपड़े उतार दिए। महिलाओं पर भी हिंसक हमले हुए। अपने शरीर को ढकने के अधिकार के लिए कई महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी। इस संघर्ष को चन्नार क्रांति के नाम से जाना जाता है और संभ्रांत पुरुषों का तर्क था कि यदि दलित महिलाओं को अपना शरीर ढकने की इजाज़त दे दी जाएगी तो फिर दलित महिला और साम्राज्य महिला में अंतर कैसे रह जाएगा। 1819 में त्रावणकोर के महाराजा मुलम तिरुनल राम वर्मा ने आदेश दिया कि कोई भी दलित महिला कभी भी अपने स्तन नहीं ढक सकती। केरल की नादर जाति की कामकाजी महिलाओं ने ईसाई धर्म स्वीकार कर पूरे कपड़े पहनना शुरू कर दिया। अड़वा जनजाति की एक युवा महिला नांगोली ने अपने स्तन ढकने का फैसला किया। जब अधिकारी उसके पास स्तन कर लेने आए तो उसने कर के बदले अपना स्तन काट दिया। खून बहने से नांगोली की मौत हो गई
और नांगोली के अग्नि अनुष्ठान के दरमियान उसके पति ने चिंता में कूदकर अपनी जान दे दी। इस प्रथा का उद्देश्य यह एहसास करना था कि महिलाएं किस लिंग की हैं। बेस्ट टैक्स का मतलब नस्लवाद को मजबूत करना था। 2016 में चन्नार क्रांति की इस घटना को NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने मानक 9 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक से हटा दिया था। मानसिकता देखिए, स्तन ढकने के खिलाफ एक मुद्दा था, अब इसके संघर्ष के इतिहास के खिलाफ एक मुद्दा है। स्तन को ढकने की जहूजान को छुपाया। तो मैंने ये आर्टिकल्स जो पढ़ा, जो शायद रमेश भाई सवानी साहब ने ही लिखा है, तो ये कितनी सोच समझ मेहनत करके आपके लिए जो ढूंढ कर लाते हैं, मैं इसको सलाम करता हूँ। मेरा आज का आर्टिकल आज भी हमारे समाज में, भारत में 70% लोग इस परिस्थिति में जीते हैं, उसको जीना पड़ता है। सोशल मीडिया द्वारा अब तो समझो ये इस दशक में जो लोग सत्ता में आए हैं, उन्होंने जिस तरह की परिस्थिति पैदा की गई है देश में, जो अराजकता पैदा की गई है, उसमें से देश को बचाने की ज़रूरत आप लोगों को है। समाज को जगाने की ज़रूरत आप लोगों में है। अगर आप नहीं जागेंगे तो भारत आज भी 100 साल पीछे चल रहा है, शायद 150 साल पीछे चला जाएगा, क्योंकि जब तक हम हमारी सोच नहीं बदलेंगे, सत्ता में ऐसे लोग नहीं आएंगे जो पढ़े लिखे हैं, दानी हैं, विद्वान हैं, समाज सुधारना करना चाहते हैं, देश को आर्थिक मजबूत बनाना चाहते हैं, तब तक देश की प्रगति नहीं हो सकती है। वो आपको सोचने की ज़रूरत है। आज का पैगाम, अगर स्त्री सम्मान की रक्षा करनी है तो आगे आइए, समय के साथ चले, सच्चाई के साथ चले, ईमानदारी के साथ चले, अपने सोच में बदलाव लाइए। यही आज का पैगाम है।